जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जहां पर एक आदमी जिसकी डेथ हुए 1 हफ्ता हो गया है और उसके लवाहिकीन से जो है एक दिन के हिसाब से 1 लाख रुपया चार्ज किया गया है। इंतहाई ये अफसोसनाक है बात है कि एक तो पहले ही सोग मना रहे हैं और इस तरीके से अब एक मरे हुए बंदे के भी आप इस तरीके से पैसे ले रहे हैं। तो अभी जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सईद इलाही साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बहुत मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट मसला है ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जहां पर एक मरीज जिसकी डेथ हुए 1 हफ्ता हो गया, उसके लवाहिकीन से पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या मरीज सिर्फ मुनाफे का जरिया बन चुके हैं? ये माफिया, हस्पताल माफिया, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है? देखें, सबसे पहले तो जो आपने ये बयान किया है ना, ये क्योंकि एक तरफ की कहानी है जी, वन साइडेड स्टोरी है जी, और ये तब तक फैसला नहीं हो सकता जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुनी जाए। जी, यानी एक पार्टी वो है जिसने इल्जाम लगाया और दूसरी वो है जिसने उसकी तरदीद करनी है या तस्दीक करनी है या तायीद करनी है। जी, तो मेरा ये ख्याल है कि रिपोर्टिंग से पहले दोनों पार्टीज का मौकफ लेना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन अगर फिर भी पहली पार्टी की तसल्ली ना हो तो हेल्थ केयर कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है, जो अस्पतालों को रेगुलेट करता है, और जिस अस्पताल का आपने नाम लिया है उसके करीब ही हेल्थ केयर कमीशन का मरकजी दफ्तर है। जी, तो किसी भी शख्स को अगर कोई अस्पताल के बारे में शिकायत हो तो वो वहां पे दरखास्त देकर उस अस्पताल के खिलाफ या मुतलका अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उसमें 20 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल तक सजा शामिल है। तो उसके लिए तमाम जो फोरम्स हैं वो मौजूद हैं। तो अगर इस वाक़े में अस्पताल मुलव्वस होगा या है तो उस सूरत में, दोनों सूरतों में लवाहिकीन को अपनी दरखास्त देनी चाहिए हेल्थ केयर कमीशन में, और दूसरा इदारा है PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जहां पे ये दरखास्त दी जा सकती है और वो वेरीफाई कर सकते हैं और पेपर स्क्रूटनी के जरिए इस बात का तयन कर सकते हैं कि मरीज वफात पा चुका था या वेंटिलेटर पे था या जिंदा था, और तमाम हकायक सामने लाए जा सकते हैं। जी जी सर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि दो तरफा तस्वीर के दोनों रुख देख के बात करें तो फिर पता चलता है कि किसका क्या कसूर था और क्यों ये वाकयात सामने आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन सर यहाँ पे बात ये है कि चले ये तो एक वाकया है जो सामने आ गया, ये भी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज थी जहां से ये खबर बाहर निकली है। खैर, इसको जस्टिफाई जिस भी तरीके से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि वो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल, अगर हम लाहौर के हॉस्पिटल्स की भी बात करें, यहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो एक माफिया बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि जो मरीज एक शिफा लेने के लिए अस्पताल जाता है, वहां पे उसकी जो उसके गले के कपड़े होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं कि ठीक है जो कुछ भी आप हमें दे के जाएं? देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत अहम है जी। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो लोग माफिया हैं या गैर कानूनी काम करते हैं या मरीजों को लूटते हैं, वो किसी रू रायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट इलाज जो है वो बहुत महंगा इलाज है, और पाकिस्तान में नहीं दुनिया पूरी में जहाँ पे लोगों को मुफ्त अद्वियात और इलाज मिलता है, अगर वहाँ पे आप प्राइवेट इदारों में जाएं तो वो बहुत महंगे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में हुकूमत को चाहिए, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो कैटेगराइज कर सकता है, उनकी फीसें मुकर्रर कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे कि मुख्तलिफ अस्पतालों की कैटेगरी करके उनके रेट फिक्स कर दिए जाएं, ताकि जब मरीज जाए तो उसे मालूम हो कि मेरा खर्चा कितना आएगा और मुझे अंदाजन क्या पे करना होगा। क्योंकि होता यह है कि जैसे एक महंगे अस्पताल में कोई मरीज चला जाए और वहाँ उसकी हालत बिगड़ जाए, ICU में दाखिल कर दिया जाए, तो वहाँ बहुत महंगा इलाज है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हुकूमत कुछ कंट्रोल करे, और उसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें भी सहूलतों में इजाफा कर दिया जाए, ताकि सीरियस मरीज जो हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है या ICU की जरूरत है या CCU की जरूरत है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कम निर्खों पे या फ्री इलाज करवा सकें। जी
सर, जिस तरीके से आपने ये कहा कि एक इंसान जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाता है, लेकिन वहां पर जब सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे जाते हैं और उनको पता होता है कि चलो प्राइवेट में चले जाते हैं, शायद हमारा बेहतर इलाज हो जाए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की जो भी सूरत हाल है, जो भी हालात है, वो आप किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब एक आम इंसान किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, चलो मुझे अच्छी मेडिकेशन मेरी हो जाएगी, सर वहां सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सबसे पहले जाके बगैर किसी रीजन के टेस्ट किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये रोकथाम नहीं होनी चाहिए? अगर किसी बंदे को बुखार है, उसके को 15 टेस्ट लिख देंगे, वो शायद उसका 2000 में काम हो जाना था, उन्होंने उसका कोई 50-60 हजार रुपया बिल बना दिया और वो बुखार उसका फिर ठीक नहीं हुआ। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो टेस्ट जो बिला जरूरत करवाए जाएं या ऐसी अद्वियात दी जाएं जिनकी जरूरत ना हो, तो ये भी मिसकंडक्ट है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हमारे मुल्क में ये रिवाज, आपने सही कहा, ठीक है कि लोग बेतहाशा टेस्ट लिख देते हैं और फिर महंगी दवाइयां तजवीज करते हैं। उसका इलाज यही है कि जो लोग गलत टेस्ट लिखें, बिला जरूरत लिखें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दवाइयां सस्ती फराहम करने के लिए जेनेरिक नेम से दवाइयां मार्केट में लाई जाएं ताकि लोगों की दस्तरस में हो। जी, अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या रियासत निजी अस्पतालों पर चेक एंड बैलेंस रखने में नाकाम हो चुकी है? देखें, आपने ऐसा मुश्किल सवाल कर दिया। हुकूमत तो तमाम चीजों पे बैलेंस रखने में नाकाम हो चुकी है जी। सिर्फ सेहत ही नहीं, अब तो हॉस्पिटल भी आ गए बीच में, वो भी प्राइवेट। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तालीम हो, अमनो अमान हो, पुलिस का महकमा हो, बहुत से महकमे ऐसे हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और उनके बारे में आए दिन शिकायत आती हैं और उनकी बेज़ाब्तगियां मंजर आम पर आती हैं। जी, तो सर इसका आप क्या समझते हैं, क्या रोकथाम होनी चाहिए? देखिए, जो हम जिस पाकिस्तान में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे कानून तो बना दिए जाते हैं बेतहाशा, ऑलरेडी भी कानून है, लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो जरा मुझे ये बताइएगा, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी इन चीजों को कंट्रोल किया गया है, वहाँ बहुत सख्त सजाएं तजवीज की गई हैं और दी गई हैं, जिसकी मिसाल हमारे हमसाये में ईरान है और उसके आगे फिर चले जाएं तो सऊदी अरब है, चाइना है, तुर्की है, यूएई है, रशिया है और बहुत ऐसे ममालिक हैं जो हमारे गिरदो नवा में हैं, जहाँ पे ऐसे जराइम की, संगीन जराइम की सख्त सजाएं हैं जिससे इनको कंट्रोल करना आसान हुआ है। जी सर, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इन जराइम की सजाएं तो होती हैं। देखते हैं ये जो कानून बने हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब होती है, ताकि इनको भी पता लगे जो माफी हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको भी कोई जो है ना नखेल डालने वाला हो। जी सर, दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक कम उम्री का ड्राइवर एक और जान ले गया। आज मैं ये समझती हूँ बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कल रात को ये वाकया पेश आया था। सुबह इसकी जो तहकीकात है और इसकी सारी जो तफसीलात थी वो सामने आई। एक बच्चा हाशिर जिसका नाम है, 13 से 14 साल उस बच्चे की उम्र है। पहले भी डीएचए में एक वाकया हो चुका था जिसमें जो है कुछ लोग जान से चले गए थे, लेकिन अभी फिर कम उम्री की ड्राइविंग का जो वाकया पेश आया है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा कवानीन कम उम्र जो ड्राइविंग है इनको रोकने में क्यों नाकाम है? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो वालिदैन की गफलत और लापरवाही है। दूसरा, ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये टीनेजर हैं, ये घर से चोरी निकलते हैं और चुरा कर गाड़ियां ले जाते हैं और चलाते हैं, जिससे तबाहकुन हादसात होते हैं। जो ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले बहुत से वाकयात हुए हैं। और आप देखें कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो ट्रैफिक हादसात हैं उनकी सजाएं बहुत कम हैं, जुर्माने बहुत कम हैं और उसे हादसे का नाम देकर मुल्जिमों को बचा लिया जाता है। आप ये देखें कि सऊदी अरब में कई दफा ऐसा हुआ है कि जो नौजवान बच्चे कार ड्रिफ्टिंग करते हैं, यानी कार को दो पहियों पे चलाते हैं, घुमाते हैं, उसके नतीजे में कई लोग मारे गए, तो उन बच्चों को भी हेड कर दिया गया, उनके सर तन से जुदा कर दिए गए। तो ये सख्त सजाएं जो हैं जिन मुल्कों में, वहां पे इन वाकयात में बहुत कमी हुई है। तो पाकिस्तान में भी जब तक सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, और दूसरा ये है कि सजाओं के अलावा जुर्माने और सजाएं ये जब तक आयद नहीं की जाएंगी तब तक इसमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मेरी ये राय है कि ट्रैफिक हादसात में अगर इस तरह के वाकयात हों जो आपने बयान किए हैं कि कम उम्र, तेज रफ्तारी,
ड्रिफ्टिंग, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, उनकी सजाएं बढ़ाना होंगी। जी अच्छा सर, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन के साथ साथ और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको चाहिए कि इस लोगों में शऊर पैदा करें कि कम उम्री की जो ड्राइविंग है ये बड़ी खतरनाक है? इसमें क्या आप समझते हैं तालीम का बहुत बड़ा हाथ है? देखें, वालिदैन की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, उस्ताद की जिम्मेदारी है, मुआशरे की जिम्मेदारी है। अब तो बड़े शहरों में CCTV लगे हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनमें ये नजर आ जाए कि कम उम्र लोग गाड़ी चला रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनको मौके पे रोक लिया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए और इतला की जाए ट्रैफिक वार्डन्स को और ट्रैफिक पुलिस को मुतनब्बे किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, वार्न किया जाए कि वो कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़े, रोकें और इन हादसात को कम करने में मदद दें। जी अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कम उम्र के ड्राइवर्स हैं ये बिगड़े हुए बच्चे होते हैं और अमीर घराने से इनका ताल्लुक होता है, आपने कहा कि इनको अगर सजाएं दी जाएं तो शायद ये चीजें जो है कंट्रोल में आ जाएं, जैसे आपने सऊदी अरेबिया की भी एक मिसाल दी। आप क्या समझते हैं कि ये जो बिगड़े हुए बच्चे चोरी छुपे अपनी गाड़ियां माँ बाप की लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, उनके माँ बाप पैसे दे के अपने बच्चे को छुड़वा नहीं लेंगे या उनको वो सजा जो है पूरी उनके ऊपर लागू होगी? देखिए, वो एक पंजाबी मुहावरा है कि डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े का। तो वो जो लोग ये काम करते हैं उनका इलाज तो डंडा ही है कि जो ऐसे गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं या उनके वालिदैन जो हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनको भी कानून की गिरफ्त में लाना जरूरी होगा। जी अच्छा सर, अभी जो है इसमें ये जो कानून है, ये जो कम उम्र की ड्राइविंग है, इसमें अमेंडमेंट ये की गई है कि जो इनके वालिदैन हैं उनके ऊपर भी जो है वो पर्चे होंगे। आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर ये जो कानून इन्होंने निकाला है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या ये सिर्फ दबाव डालने के लिए इन्होंने ये रूल पास किया? देखें, कानून तो बनते इसलिए है कि डेटरेंस हो, यानी लोगों को डराया जा सके। लेकिन देखें, ये जो उम्र होती है ये बड़ी एक लाओबाली उम्र होती है। टीन एजेस में बच्चे वालिदैन को बताए बगैर गाड़ी की चाबी निकालते हैं और गायब हो जाते हैं और फिर वो फास्ट ड्राइविंग करते हैं। तो उसके एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वालिदैन को कि घर को लॉक रखें, मुलाजिम या गार्ड को इतला करें, चाबियां महफूज जगह पे रखें और बच्चों को सख्ती से मना करें कि गाड़ी लेकर इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह के बहुत से जो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से हादसात में कमी हो सकती है। जी अच्छा सर, देखिए ये एक जैसे कि अभी बताया मैंने, आपने भी कहा कि कानून भी बन गया है, वालिदैन के ऊपर पर्चे होंगे, पर्चे कट भी गए, लेकिन फिर भी ये जो मामलात है, ये जो इस तरीके के केसेस हैं, इनमें शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं केसेस, इनमें कमी नहीं आ रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? अच्छा देखिए, इसमें आपने एक बहुत मौजू बड़ा वसी है, लेकिन मैं मुख्तसर बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ जब जुर्म होता है तो पुलिस फौरन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लेती है। इस लिहाज से हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। यानी जुर्म हुआ, मुल्जिम तलाश किए, गिरफ्तार कर लिए, लेकिन उसके बाद जो तफ्तीश है उसमें सुकम रह जाता है, गलती रह जाती है, कमी रह जाती है और पुलिस वाले मुकम्मल फाइल तैयार नहीं करते, सही तफ्तीश नहीं करते, जिससे मुल्जिमों को आजादी हासिल करने में फायदा होता है और उनको सजा नहीं हो पाती। फिर आगे अदालतों में जो ट्रायल है उसमें प्रोसिक्यूशन वो इल्जाम साबित नहीं कर सकती। उसमें इसकी 3 वजूहात हैं कि एक तो पुलिस प्रोसिक्यूशन ये नाअहल है और करप्ट है, और तीसरा ये है कि जो अदालतें हैं वहाँ जजों की तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी गई हैं, 8-8, 10-10 लाख तनख्वाह है, गाड़ियां मिल गई हैं, लेकिन करप्शन से वो भी बाज नहीं आते। तो आप ये समझे कि ये 3 महकमे, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, ये तीनों इसका हिस्सा है। हमें इनमें इस्लाहात भी करनी होंगी और इनका एहतसाब भी करना होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपने बिल्कुल बड़ी प्यारी आपने बात कही कि वालिदैन को भी चाहिए और इसके साथ साथ तालीमी जो इदारे हैं वहाँ पे भी ये शऊर देना चाहिए कि बच्चों में इस तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर चेक बैलेंस रखा जाए। और इसके साथ साथ जब बच्चे ऐसे गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं तो खुदारा आप ये भी देखें कि जिनको वो कुचल रहे हैं, अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, किसी की बेटी है।
ہے, بیوی ہے, کسی کا بھائی ہے, اس طریقے سے جن کو بھی ابھی آج یہ اس بچے نے, حاشر نامی بچے نے جو ہے ایک موٹر سائیکل پہ 2 بھائی جا رہے تھے, ایک بھائی جو ہے موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے, اور اس کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی صلح صفائی نہیں کریں گے, کیونکہ ہوتا ایسے ہے پاکستان میں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ایسے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے, جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی کا, تو وہ اندر کھاتے یوں کہیں کہ پیسے دے کے تو مکمکہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے قانون کی گرفت میں آنا چاہیے, تاکہ جو دوسرا کوئی بچہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو ایسے کوئی کام کر رہے ہیں غیر قانونی, یا اسپیشلی اگر ڈرائیونگ کی ہم نے بات کی, جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, تو وہ جو ہیں سوچیں, کئی بار سوچیں کہ اگر ایسا کیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.